नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग आज साइंस का एक आरआरबी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लगाएँगे, जिसमें कुल 24 क्वेश्चन्स हैं और जिसको एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा फ्यूज। क्या होगा? फ्यूज होगा। अब देखिए, फ्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है? देखिए, जो फ्यूज होता है, फ्यूज का जो प्रतिरोधकता क्या होता है, विद्युत फ्यूज का प्रतिरोधकता क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है? प्रतिरोधकता उच्च होता है, लेकिन जो गलनांक होता है, वो क्या होता है? कम होता है। प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक कम होता है। और विद्युत फ्यूज जो होता है, किससे मिलकर बना होता है? तो टीन से और शीशा से। टीन से और शीशा से बना होता है, ठीक है? ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। देखिए, अपवर्तनांक की मान की गणना स्नेल के नियम से ही होता है, ठीक है? स्नेल का नियम आप लोग को पता होगा, जो अपवर्तनांक होता है साइन आई इक्वल टू क्या होता है? साइन आर होता है, ठीक है? इसको अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है? तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है? और अपवर्तनांक इस नियम से ही निकलता है, यानी इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? अब देखिए, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? कुछ हद तक रोकना है, हमेशा नहीं रोकना है। अगर नसबंदी करते हैं तो हमेशा के लिए रुक जाएगा, और आईयूसीडी करते हैं तो ये भी हमेशा के लिए रुक जाएगा, और गर्भ निरोधक करते हैं तो ये भी हमेशा के लिए हो जाएगा। इसीलिए अगर हम लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक ही होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, बोल रहा है कि धारावाही धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। देखिए, अगर कोई चालक लेते हैं, ठीक है? कोई चालक है, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? संकेंद्रीय वृत्त होता है। और पास में भी क्या होता है? पास में भी होता है, पास में भी संकेंद्रीय वृत्त होता है, ठीक है? पास में भी संकेंद्रीय वृत्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखिए, यदि पदार्थ की मोटाई को पूर्वता रखा जाए और किसी चालक की लंबाई को 5 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए, मतलब मोटाई सेम रखता है लेकिन लंबाई को बढ़ाना है। तो आप लोग को पता है, जो आर जो होता है समानुपाती होता है एल के, ठीक है? समानुपाती होता है एल के, ठीक है? और आर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? उसका क्षेत्रफल के, ठीक है? और मोटाई अगर वैसे है तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब केवल ये इस पर डिपेंड, आर जो होगा केवल इस पे डिपेंड करेगा। और ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा। तो वही बोल रहा है कि लंबाई 5 गुना हुआ है, तो प्रतिरोध भी कितना? 5 गुना हो जाएगा। ओके? तो इसका आंसर क्या होता है? मूल का 5 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है? इसको एकदम लास्ट में करेंगे, बहुत ही बेहतरीन, मैं बहुत आपको अच्छे से करा दूँगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? 7 नंबर में देखते हैं, ठीक है? 7 नंबर कहता क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश रखा जाना चाहिए। मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कितना फोकस दूरी, कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है? लेकिन हम लोग को आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाना है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाना है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग अनंत पे रखते हैं तो एकदम बिंदु के बराबर फोकस पे बनता है। लेकिन देखिए, अगर हम लोग फोकस फोकस पे भी रखते हैं तो वस्तु से बहुत बड़ा, लेकिन वास्तविक और बहुत बड़ा और अनंत में बनेगा। लेकिन देखिए, आप लोग को ये पता होगा कि मान लीजिए यहाँ पे एफ है, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए एफ है, और वस्तु को, और एक क्या होता है? पी होता है। जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? वस्तु का अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका अगर 20 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है, 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में रख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से
किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? मतलब बोल रहा है कि कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक में डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या है जिसमें ये दोनों होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है। तो इसका होगा लॉक और माइटोकॉन्ड्रिया। लॉक और माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए और राइबोसोम अपना अपना होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि क्या बोलता है, क्या कहता है। देखिए, निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडित दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भाग के सही कार्य को बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये यहाँ पे कौन सा काम होता है और यहाँ पे कौन सा काम होता है, ठीक है। एक आप लोग को पता होगा निषेचन। निषेचन, निषेचन किसे कहते हैं? जब जब जो मेल और फीमेल का जो मतलब ऑर्गेनिज्म जब मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। लेकिन ये होता कहाँ है भाई? ये देखिए, ये आप लोग को पता होगा फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब इसमें कौन है? फैलोपियन ट्यूब ए है। फैलोपियन ट्यूब कौन है? ए है, ठीक है। और जब यहाँ पे निषेचन हो जाता है तो ये क्या होता है? ये भ्रूण में जब बदलता है तो वो यहाँ पे प्रत्यारोपित होता है और यहाँ पे इसका क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ए अंडाणु का निषेचन बिल्कुल नहीं, बी अंडाणु का बिल्कुल नहीं। अब ए अंडाणु का निषेचन ये तो होगा नहीं। सी नंबर देखते हैं। ए जो होता है भ्रूण का प्रत्यारोपण और बी अंडाणु बी का निषेचन, ठीक है। तो ए सही है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि ए में देखिए, ए में प्रत्यारोपण हो रहा है और बी में क्या? निषेचन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए असंतृप्त यौगिक कौन होता है? जो जो क्या होता है? CnH2n होता है या फिर CnH2n-2 होता है। इसी को असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। और इसमें देखिए, इसमें क्या है? कौन सा असंतृप्त यौगिक? देखिए, ये इसका डबल हो रहा है तो इसका हो जाएगा CnH2n वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, अब देखिए, ये देखिए, जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी, नारंगी और जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? देखिए, आप लोग को पता है कि मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि विबग्योर, ठीक है। विबग्योर, ठीक है। अब देखिए, ऊपर देखिए, रेड का जो झुकाव होता है, क्या होता है? रेड का झुकाव सबसे कम होता है, उससे कम इसका, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा इससे बढ़ते रहता है, ठीक है। और आसमानी क्या है? आसमानी आसमानी आपका ये हो जाएगा ब्लू। तो देखिए, कम कौन झुकेगा? तो कम ये झुकेगा, ठीक है। कम नारंगी झुकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, आसमानी रंग अधिक झुकेगी और आ आसमानी रंग अधिक झुकेगी और वो कम झुकेगा, नारंगी रंग कम कम झुकेगा, ठीक है। अब देखिए, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए कौन से गुण का प्रयोग किया? मेंडलीव ने आवर्त सारणी के लिए बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, इसमें कहता है कि आपको पहचान करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब देखिए, ऊपर ग्रसनी होता है, उसके नीचे क्या होता है? ऊपर क्या होता है? ग्रसनी होता है। ये गरसनी हो गया, ये गरसनी हो गया, फिर ये हो गया, क्या हो गया? स्वर्ण यंत्र हो गया और ये क्या हो गया? श्वासनली हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? ऑक्सीजन में भाई डबल बॉन्ड होता है और इसमें ए होता है। क्योंकि देखिए, CH4 का आप लोग देख सकते हैं, इस तरह बनता है तो केवल एकल बंध है, ठीक है। अब देखिए, कॉपर सल्फेट की कितनी सूत्र इकाइयां प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल के अणुओं के कारण जुड़ी रहती थी? ये आप लोग को पता है, 2 होगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है
जब चुंबक की गति की दिशा कुंडली के तल के बीच के कोण डैश होता है तो प्रेरित धारा अधिकतम होती है। देखिए जब कुंडली को विद्युत चुंबक की गति की दिशा में ले जाते हैं, तो अगर उसके पास अगर 0 डिग्री का कोण रहता है, 0 डिग्री कोण रहता है तो न्यूनतम सबसे न्यूनतम होगा। लेकिन प्रेरित धारा सबसे न्यूनतम होगी, लेकिन 90 डिग्री जब होता है ना तो सबसे अधिकतम होता है। कौन सा? 90 डिग्री वाला। ओके, नेक्स्ट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक होंगे और उसमें 17 का हो जाएगा डी, क्योंकि ये 2 यौगिक है, इसमें ये दोनों अब एक दूसरे को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास 6 क्वेश्चन बच चुके हैं, जिसको धीरे धीरे लगाते हैं। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है ना, CO2 में ही वृद्धि है। यही है ये ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये बहुत ही मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं क्या होता है। बिच्छू बूटी बिच्छू बूटी के पत्तों से चुभने वाले रुएं द्वारा मेथनोइक अम्ल इंजेक्ट होता है। ठीक है, सही बात है, जिससे जलन भी होगा, दर्द भी होगा। चुभने वाले स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे मृदु क्षारक का प्रयोग करते हैं तो राहत मिलता है। ये अम्ल होता है और अम्ल पर अगर इस पर डालेंगे तो राहत जरूर मौजूद होगा। तो कथन, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन कथन 2 एक से संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ संबंध दिख ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के पी और एफ के बीच की दूरी दुगुनी स्थित होती है, वो क्या कहलाता है? मतलब जैसे ए हो गया, तो मान लीजिए ए पी हो गया और ए एफ हो गया। ठीक है, और मात्र इतना अगर हम लोग और दूरी बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया? ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। देखिए, इसका तो आंसर स्फिगोमीटर होता है, जो रक्तचाप को जो मतलब मापता है। और इस स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो हृदय की धड़कन को मापता है, हृदय को धड़कन को मापता है, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, इस रिएक्शन में कहता है कि कौन सा उत्पाद बिलियन में रहता है। देखिए, बिलियन में देखिए, उत्पाद मतलब इधर ही उत्पाद होंगे। एस यानी सॉलिड, ये तो है नहीं, क्योंकि बेरियम सल्फेट हमेशा अवक्षेप रहता है और एक कैसा सफेद अवक्षेप रहता है। लेकिन NaCl क्या होता है? बिलियन में ही रहता है। NaCl बिलियन में रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, होगा बी। नेक्स्ट। अब देखिए, बोलता है कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 हैं, वे हैं। 15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। 16 किसका होता है? सल्फर का होता है। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। 18 किसका? आर्गन का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? जो 6 कार्बन वाले जो अणु होते हैं वो कहाँ 3 कार्बन वाले अणु में कहाँ टूटते हैं? तो ये कोशिका द्रव में ही टूटते हैं और ये अवायवीय श्वसन होती है और ये श्वसन की पहली अभिक्रिया होती है। सो गाइस, ये था हम लोग का आज का मॉक टेस्ट का रिव्यू, जो कि काफ़ी आप लोग अच्छे से आप लोगों ने लगाया और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से किया होगा। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होल्ड पे किया था, जो 6 नंबर क्वेश्चन था, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो बनाइए इसको। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आप अंत तक रुक गए हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मैं अच्छे से तरह से आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक एक चालक तार का जो प्रतिरोध है 15 ओम है। ठीक है, ठीक है, मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी सहायता से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई चालक तार का प्रतिरोधकता कितना है? 15 ओम है। ठीक है, 15 ओम है। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, अब कहता क्या है कि उसी पदार्थ और समान लंबाई का
इसका जो लंबाई मान लीजिए, इसका लंबाई L है, तो इसी लंबाई का कोई और पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, लेकिन पहले वाले त्रिज्या का 1/3 है, ठीक है। लेकिन पहले वाले की 1/3 त्रिज्या है और तार लिए गए। हाँ, देखिए, मतलब लंबाई कितना है, सेम है, लेकिन जो इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है इसका कितना है, 1/3 है। क्या है, 1/3 है, ठीक है। अब हम लोग, अब ये जो नया वाला है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछ दिया है, ठीक है। देखिए, आप लोग को पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो एल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो बराबर है, तो इस पर हम लोग डिपेंड नहीं, ये इस पर डिपेंड नहीं है। अब देखिए, और ये जो होता है एरिया क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं होता है। तो अब ये इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि फिर अब इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आर ए और आर बी दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका क्या होगा, इसका जो एरिया ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, एरिया ए हो जाएगा, ए एरिया हो जाएगा, और इसका ऊपर एरिया हो जाएगा आर बी, क्योंकि उल्टा है, तो उल्टा अगर इस तरह लिखेंगे तो नीचे, ये नीचे आएगा, तो फिर नीचे का हम लोग ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसका कितना है, इसका 15 ओम है, इसका मालूम करना है, उसको हम लोग x मान लेते हैं। अब देखिए, इसका क्या है, इसका अगर एरिया निकालेंगे, बी का कितना है, r/3 का, मान लीजिए, मतलब आर का मान मान लीजिए कि त्रिज्या 1 है, तो 1/3 हो गया, तो इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। स्क्वायर होगा, सॉरी। और फिर पाई हो गया, फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 15/x हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये तो 1 है, तो 1/9/1 हो गया, ठीक है। अब ये इसमें गुना होगा, ठीक है। 15/x 1/9, ठीक है। अब x का मान हम लोग निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे, 15 में 9 से गुना करेंगे, 15×9 135 ओम इसका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। बिल्कुल है ऑप्शन में, 115 ओम। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग डेली ऐसे ही साइंस का एक डेली मॉक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। अगर आप तैयारी, देखिए, तैयारी तो मैं भी कर रहा हूँ, अगर हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करते हैं तो काफ़ी आप लोग को साइंस में स्कोर बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। और कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। हमें आपकी कमेंट की बहुत ही रिस्पेक्ट है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।